अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पर, मेथड ऑफ बायोप्सी टाइप्स एंड इम्प्रेगनेशन एमसीक्यूज। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे कि बायोप्सी निकालने के कितने और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन सी बायोप्सी में कहाँ से सैंपल लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथड फर्स्ट की। एक्सीजनल बायोप्सी मतलब होता है पूरा लीजन, यानी कि डैमेज या फिर एबनॉर्मल एरिया से पूरा लीजन निकालना। वो हमारा अगर पूरा लीजन आता है तो वो क्या होता है, एक्सीजनल बायोप्सी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड नंबर 2, इंसीजनल बायोप्सी। इंसीजनल बायोप्सी का मतलब होता है, इंसीजनल बायोप्सी लीजन का छोटा हिस्सा निकालना, यानी कि जो हमारा लीजन होता है ना, डैमेज और जो भी एबनॉर्मल टिश्यू रहता है वहाँ से छोटे से टुकड़े को निकालना, यानी कि छोटा टुकड़ा जो है बायोप्सी का निकाला जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है, इंसीजनल बायोप्सी में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मेथड नंबर 3, पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी का मतलब होता है जो हमारी स्किन बायोप्सी होती है, स्किन से पंच करके निकाली जाती है, उसको वो किसके अंतर्गत आता है, पंच बायोप्सी के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेथड नंबर 4, निडिल बायोप्सी। निडिल बायोप्सी के अंतर्गत में आता है हमारा एफएनएसी या फिर बोन मैरो। एफएनएसी यानी कि फाइन निडिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, और बोन मैरो बायोप्सी, ये हमारा आता है निडिल बायोप्सी के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा मेथड नंबर 5, ट्रू कट बायोप्सी। ट्रू कट बायोप्सी ऑल्सो नोन एज कोर बायोप्सी। ट्रू कट बायोप्सी और कोर बायोप्सी दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। टेकिंग सैंपल फ्रॉम ब्रेस्ट लंप, यानी कि किसी भी प्रकार का लंप या सिस्ट या फिर गांठ वगैरह रहता है तो वहाँ से जो सैंपल लिया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, कोर बायोप्सी या फिर ट्रू कट बायोप्सी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड नंबर 6, ड्रिल बायोप्सी। ड्रिल से ही आप जो है समझ जाइए, जो है ड्रिलिंग करना, यानी कि घरों में ज़्यादातर यूज होता है ड्रिल मशीन, जैसे कोई किसी चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रिल बायोप्सी, उसी तरह इसमें भी जो है बायोप्सी में भी एक मेथड होता है ड्रिल बायोप्सी, यानी कि रोटेटिंग निडल और ड्रिलिंग स्प्रे टू एक्सट्रैक्ट अ कोर सैंपल फ्रॉम डेंस टिश्यू, जैसे कि फाइब्रस हो गया, ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया, या फिर लेस फैट या फिर बोन ट्यूमर्स। इन सभी जगह से अगर टिश्यू का सैंपल जो है ड्रिल बायोप्सी के द्वारा लिया जाता है तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, ड्रिल बायोप्सी के अंतर्गत। वो भी कौन से मेथड से, रोटेटरिंग, यानी कि उसको घुमा के जहाँ का टिश्यू खराब रहता है वहाँ से बायोप्सी कलेक्ट किया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो किसके अंतर्गत आता है, हमारा ड्रिल बायोप्सी के अंतर्गत। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स लिए गए सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से जो है पढ़ना है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको ऐसे वीडियो इस पर मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21 क्वेश्चन है हमारा, एक्सीजनल बायोप्सी रिमूव्स इज कॉल्ड। एक्सीजनल बायोप्सी निकाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको सबको जो है डिटेल में बताया है, तो आपको जो है गेस करने का 5 सेकंड मिलता है, आप गेस करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्सीजनल बायोप्सी से निकाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है होल लीजन, पार्ट ऑफ लीजन, ओनली सरफेस सेल्स, ओनली डीप टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, होल लीजन, यानी कि पूरा लीजन निकालना, यानी कि वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा एक्सीजनल बायोप्सी के अंतर्गत आता है। ठीक है। निकाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं, एक्सीजनल बायोप्सी, यानी कि होल लीजन अगर लिया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीजनल बायोप्सी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूअर से पूछे जाते हैं, अगर वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाता है हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड तो उससे जो है ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ नोट्स दिया गया है, अ मेडिकल लीजन इज एन एरिया ऑफ एबनॉर्मल और डैमेज टिश्यू, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एबनॉर्मल या फिर डैमेज टिश्यू रहता है वहाँ से जो है जो टिश्यू या सैंपल लिया जाता है, यानी कि लीजन जो लिया जाता है वो हमारा एक्सचेंजल बायोप्सी के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसीजनल बायोप्सी मीन्स इज कॉल्ड। इंसीजनल बायोप्सी का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया इंसीजनल बायोप्सी का क्या मतलब होता है। जैसा कि मैंने आपको सारे जो है मेथड बताए हैं, तो आपको जो है गेस करना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट है हमारा, इंटायर लीजन रिमूवल, स्मॉल पोर्शन ऑफ लीजन, ओनली स्किन सरफेस, ओनली मसल्स टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल पोर्शन ऑफ लीजन, यानी कि लीजन का छोटा सा लिया गया टुकड़ा या फिर बायोप्सी का स्पेसिमेन, वो क्या कहलाता है, इंसीजनल बायोप्सी। क्लियर। तो अब हम लोग जो है नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं, नोट दिया गया है, अ मेडिकल लीजन इज एन एरिया ऑफ एबनॉर्मल और डैमेज टिश्यू, यानी कि जो हमारा लीजन होता है वो एक प्रकार का एबनॉर्मल या फिर डैमेज टिश्यू का एरिया होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी, यानी कि इंजरी के दौरान डिजीज इन्फेक्शन ऑकरिंग एनीवेयर इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के कहीं किसी पार्ट से कहीं से भी लिया जा सकता है।
क्लियर, समझ गए। इंसिजनल बायोप्सी स्मॉल पोर्शन अगर लिया जाता है तो इंसिजनल बायोप्सी के अंडर में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंच बायोप्सी इज मेनली यूज्ड फॉर। पंच बायोप्सी मुख्य रूप से किसके लिए इस्तेमाल होती है? पंच बायोप्सी जो है जनरली किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं बोन्स के लिए, स्किन के लिए, लीवर के लिए या फिर लंग्स स्पेसिमेन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किन। पंच बायोप्सी मेनली यूज्ड फॉर स्किन, यानी कि वो पंच करके जो है बायोप्सी कलेक्ट की जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें मैंने आपको मेथड के बारे में जानकारी दी है। तो अब नीचे देख लेते हैं। अ पंच बायोप्सी इज अ मेडिकल प्रोसीजर। पंच बायोप्सी जो है एक प्रकार का मेडिकल प्रोसीजर होता है दैट रिमूव्स अ स्मॉल सर्कुलर सैंपल ऑफ स्किन यूजिंग शार्प होलो टूल्स कॉल्ड अ पंच बायोप्सी। यानी कि एक प्रकार का जो है मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल सर्कुलर सैंपल लिया जाता है, रिमूव किया जाता है, कहाँ से? यूजिंग से, यानी कि स्किन से लिया जाता है, यूजिंग बाय शार्प होलो या फिर टूल्स, यानी कि जो भी हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनके द्वारा जो है बायोप्सी को कलेक्ट किया जाता है। स्किन की बायोप्सी, यानी कि स्किन की जो बायोप्सी रहती है वो किसके अंतर्गत आती है? पंच बायोप्सी। अगर कोई स्किन से रिलेटेड बायोप्सी आपके लेबोरेटरीज में आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पंच बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निडिल बायोप्सी इज ऑल्सो नॉन एज। निडिल बायोप्सी को और भी कहा जाता है, यानी कि इसमें ये पूछा गया है निडिल बायोप्सी को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि और किसे कहा जाता है। इसका भी जो है मैंने मेथड ऑफ साइट ऑफ मेथड में बताया था कि निडिल बायोप्सी को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो आप गेस करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने जो इसका आंसर सही गेस किया था या फिर गलत। तो देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एफएनएसी, कोर बायोप्सी, ट्रूकट बायोप्सी या फिर स्क्रैपिंग। जो हमारा निडिल बायोप्सी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, FNAC, फाइन निडिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर आपने सही गेस किया है तो आप हमें FNAC लिख के कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रू कट बायोप्सी गिव्स व्हाट। ट्रू कट बायोप्सी क्या देता है? यानी कि ट्रू कट बायोप्सी में स्पेसिमेन टाइप क्या लिया जाता है, यानी कि उसमें किस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं साइटोलॉजी सैंपल, कोर टिश्यू सैंपल, फ्लूइड सैंपल या फिर सरफेस स्क्रैपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर टिश्यू सैंपल। कोर टिश्यू सैंपल लिया जाता है ट्रू कट बायोप्सी में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रू कट बायोप्सी को और किस नाम से जाना जाता है? कोर टिश्यू सैंपल से, यानी कि कोर बायोप्सी के नाम से। तो ये क्वेश्चन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस जो है जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड या फिर हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स करके रख लेना है या फिर अच्छे से आपको कहीं पर नोट्स बना लेना है। नीचे थोड़ा देख लेते हैं जो नोट्स दिया गया है, ट्रू कट बायोप्सी। यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई जो मैंने आपको बताया। ट्रू कट बायोप्सी ऑल्सो नोन एज कोर बायोप्सी, टेकिंग सैंपल फ्रॉम गैंग्लियन सिस्ट या फिर ब्रेस्ट लंप। यानी कि कोर बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी को कोर बायोप्सी भी कहा जाता है। इसमें सैंपल कहाँ से लिया जाता है? गैंग्लियन सिस्ट या फिर ब्रेस्ट लंप से लिया जाता है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई सिस्ट हो वहाँ से जो सैंपल लिया जाता है वो हमारा किसके अंडर में आता है? ट्रू कट बायोप्सी के अंडर में आता है, जिसको हम साइट ऑफ बायोप्सी में क्या डालते हैं? कोर बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, ड्रिल बायोप्सी इज यूज्ड फॉर। ड्रिल बायोप्सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे ये पूछा गया है कि ड्रिल बायोप्सी जो होती है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं स्किन के लिए या फिर ब्रेस्ट के लिए, लीवर के लिए या फिर बोन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोन के लिए। ड्रिल बायोप्सी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? बोन के लिए, क्योंकि बोन जो हमारा हार्ड होता है ना, तो उसको जो कलेक्ट करने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। तो अच्छे से याद रखिएगा, ड्रिल बायोप्सी के अंतर्गत जो है बोन्स हो गए या फिर जो भी हमारा हार्ड पार्ट रहता है वो जो है ड्रिल मेथड के द्वारा जो है बायोप्सी को इस इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंच बायोप्सी और स्किन बायोप्सी साइज कॉमनली यूज्ड। पंच बायोप्सी का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला साइज है, यानी कि जो हमारी पंच बायोप्सी होती है या फिर स्किन बायोप्सी होती है उसका कॉमन साइज कितना होता है, जिसे हम पंच बायोप्सी या फिर स्किन बायोप्सी कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 2 to 4 mm, 5 to 8 mm, 10 to 15 mm या फिर 20 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 to 4 mm। साइज अगर 2 to 4 mm के अंडर में है फिर 2 to 4 mm है तो हमारा पंच बायोप्सी या फिर स्किन बायोप्सी के मेथड में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा,
ट्रू कट बायोप्सी इज यूज फॉर व्हिच ऑर्गन? ट्रू कट बायोप्सी का इस्तेमाल किस अंग के लिए किया जाता है? जो हमारी ट्रू कट बायोप्सी होती है वो किस अंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आई, स्किन, बोन या फिर लीवर। तो जो हमारा ट्रू कट बायोप्सी होता है तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीवर। लीवर के लिए जो है ट्रू कट बायोप्सी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ नीचे दिया गया है ट्रू कट बायोप्सी वह प्रक्रिया है जिसमें मोटी सुई द्वारा शरीर के अंदर के ऊतक का कोर टिश्यू यानी कि जो भी टिश्यू रहता है अंदर का वो लिया जाता है। ट्रू कट बायोप्सी में क्या किया जाता है? ट्रू कट बायोप्सी जो है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें जो है मोटी सुई के द्वारा शरीर के अंदर अंदर के जो कोर टिश्यूज होते हैं उसका पार्ट जो है कलेक्ट किया जाता है। कहाँ उपयोग होती है यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे कि ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट में अगर लंप है, लीवर बायोप्सी है, प्रोस्टेट बायोप्सी है, किडनी बायोप्सी है, फिर सॉफ्ट टिश्यू है या फिर ट्यूमर्स है, इन सभी में जो है ट्रू कट बायोप्सी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब पे मैं मार्क कर रहा हूँ, सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से जो है नोट करके जरूर रख लीजिएगा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्रेग्नेशन इज डन यूजिंग। इम्प्रेग्नेशन किसका इस्तेमाल करके किया जाता है यानी कि इम्प्रेग्नेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मेलिन, पैराफिन वैक्स, एल्कोहल या फिर जाइलिन। इनमें से किसका इस्तेमाल करके जो है इम्प्रेग्नेशन को जो है डन मतलब इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है एक प्रकार का मोम टाइप का होता है जो कि इम्प्रेग्नेशन में यूज इस्तेमाल किया जाता है। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे दिया गया है इम्प्रेग्नेशन क्या है, इम्प्रेग्नेशन होता क्या है। हिस्टोलॉजी में इम्प्रेग्नेशन एक विशेष प्रकार की तकनीक होती है यानी कि एक विशेष प्रकार का मेथड होता है या तकनीक होती है जिसमें क्या करते हैं टिश्यूज के अंदर के धातु मेटल सॉल्ट्स भर दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि बहुत ही बारीक संरचनाएं जैसे नर्व फाइबर, रेटिकुलर फाइबर माइक्रोस्कोप में क्लियरली दिखाई देते हैं या फिर क्लियरली दिखाई दें, इसलिए जो इम्प्रेग्नेशन किया जाता है। सिल्वर इम्प्रेग्नेशन सबसे कॉमन है यानी कि जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारा सिल्वर इम्प्रेग्नेशन होता है वो सबसे कॉमन होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है नर्व फाइबर और रेटिकुलर फाइबर के लिए, ताकि माइक्रोस्कोप में अच्छा दिखाई दे और अच्छे से डायग्नोसिस हो सके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्लियरिंग एजेंट यूज बिफोर इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन से पहले इस्तेमाल किया जाने वाला क्लियरिंग एजेंट है यानी कि इम्प्रेग्नेशन इम्प्रेग्नेशन से पहले जो है क्लियरिंग होता है, क्लियरिंग में कौन सा एजेंट जो है इस्तेमाल किया जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं वाटर का इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहल, जाइलिन या फिर ग्लूटारेल्डिहाइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था जाइलिन जाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं ये भी मैंने जो है पीछे बताया था कि पैराफिन वैक्स को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, जाइलिन का, ठीक है। तो क्लियरिंग एजेंट के रूप में और डिहाइड्रेटेड टिश्यू यानी कि अगर टिश्यू डिहाइड्रेट हो जाता है तो भी जो है जाइलिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्लियरिंग एजेंट के रूप में भी जाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इस मतलब क्वेश्चन है कि जाइलिन का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है। एक तो हमारा क्लियरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा अगर टिश्यू डिहाइड्रेट हो जाता है तो इसका जेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आइडियल पैराफिन वैक्स मेल्टिंग पॉइंट। आइडियल पैराफिन वैक्स मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिर उसका टेम्परेचर कितना होता है। जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है जिससे हम ब्लॉक्स बनाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या फिर कितने डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 45 टू 58 डिग्री सेल्सियस या फिर 90 डिग्री सेल्सियस। अब हम बताते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 टू 58 डिग्री सेल्सियस। आइडियल पैराफिन वैक्स मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 45 टू 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स इज अ पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स कॉमनली यूज्ड फॉर टिश्यू एम्बेडिंग मेकिंग ब्लॉक इन हिस्टोपैथोलॉजी। पैराफिन वैक्स जो होता है वो पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स होता है एक प्रकार का, जो कि कॉमनली यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए, टिश्यू एम्बेडिंग, और टिश्यू एम्बेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ब्लॉक बनाने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
तो याद रखिएगा, ये भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंटरव्यू अगर देने जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जब हम पैराफिन वैक्स को मेल्ट करते हैं तो उसका जो है आइडियल टेम्परेचर कितना होता है, या फिर आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा 45 टू 58 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 45 टू 58 डिग्री सेल्सियस। और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, टिश्यू एम्बेडिंग के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिक्जेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि टिश्यूज जो है फिक्जेटिव जो है कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 या फिर 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6। अब हम समझ लेते हैं कॉमन फिक्जेटिव्स कौन कौन से होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होते हैं, जैसा कि साइड में दिया गया है। फर्स्ट है हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन लेबोरेटरीज में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा होता है फिक्जेटिव, 10% नेचुरल बफर फॉर्मेलिन, फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारा बॉइंस सोल्यूशन का भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है हमारा ग्लूटारेल्डिहाइड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लूटारेल्डिहाइड का। कॉर्नवेज फिक्जेटिव, जेंकर्स फ्लूइड और एल्कोहल इस्तेमाल करते हैं बोन मैरो या फिर साइटोलॉजी या फिर एफएनएसी की जो स्लाइड्स होती हैं उनको फिक्स करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहल का। फिक्जेटिव क्या होते हैं, एक प्रकार के केमिकल होते हैं जो टिश्यू बायोप्सी को खराब होने से बचाते हैं, सेल्स के स्ट्रक्चर को सेफ रखते हैं और ताकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अच्छे से हो सके, यानी कि डायग्नोसिस अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, व्हाट इज द माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्जेटिव्स। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्जेटिव्स क्या है। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्जेटिव्स भी जो है कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्जेटिव होता क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिजर्व टिश्यू, टिश्यू को प्रिजर्व करने का काम करता है। प्रिजर्व एनाटॉमी, एनाटॉमी को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व फिजियोलॉजी, यानी कि टिश्यू या फिर जो हमारा सैंपल स्पेसिमेन रहता है उसकी फिजियोलॉजी को प्रिजर्व करता है। या फिर प्रिजर्व मॉर्फोलॉजी। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिजर्व एनाटॉमी। एनाटॉमी को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। जो हमारे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्जेटिव होती हैं वो जो है एनाटॉमी को फिक्स करने का काम करते हैं। माइक्रो एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल से ही आप समझ लीजिएगा जो भी अगर आगे फिक्जेटिव है तो। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्जेटिव्स यानी कि एनाटॉमी को फिक्स करने का काम कौन करते हैं, जो हमारे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्जेटिव्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है, एनाटॉमी को प्रिजर्व रखना, जो भी हमारा स्पेसिमेन या फिर सैंपल रहता है बायोप्सी का। नीचे हम लोग जो है थोड़ा समझ लेते हैं क्या दिया गया है। माइक्रो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। माइक्रो एनाटॉमी जो है एक प्रकार की एनाटॉमी की ही ब्रांच होती है, ठीक है। दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू एंड सेल्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उसकी स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, सेल्स एंड जो भी उसका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी रहता है सभी का स्टडी किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द वर्क ऑफ साइटोलॉजिकल फिक्जेटिव्स। साइटोलॉजिकल फिक्जेटिव्स का क्या काम होता है, यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया साइटोलॉजिकल फिक्जेटिव्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रिजर्व डिहाइड्रेशन, प्रिजर्व इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स, प्रिजर्व एक्सटर्नल कंपोनेंट्स या फिर प्रिजर्व एनाटॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिजर्व इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट। जो भी इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स या फिर अंदर जो भी जिस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स, यानी कि उसको प्रिजर्व करने का काम कौन करते हैं, साइटोलॉजी फिक्जेटिव्स। साइटोलॉजी फिक्जेटिव्स का वर्क क्या होता है, इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स को प्रिजर्व करना। नीचे देख लेते हैं, नोट दिया गया है साइटोलॉजी वह ब्रांच है जिसमें सेल्स का अध्ययन किया जाता है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी जो है एक प्रकार की ब्रांच होती है जिसमें सेल्स का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। उसमें उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ और डिसीज होने वाले चेंजेस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्लियरली आप जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर ये नोट करके रख लीजिएगा। ये जो है बहुत बार जो है पूछा जाता है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, किसकी ब्रांच है, और साइटोलॉजी में किन किन चीज़ों का जो है हम स्टडी करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था हमारा साइटोलॉजी फिक्जेटिव का वर्क क्या होता है। तो साइटोलॉजी फिक्जेटिव का वर्क होता है प्रिजर्व इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट, जो भी इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिक्स करने का काम कौन करता है, साइटोलॉजिकल फिक्जेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच टाइप्स ऑफ फिक्जेटिव्स टू द प्रिजर्व ऑफ एंजाइम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बार पूछा जाता है।
एंजाइम को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के फिक्सेटिव इस्तेमाल करें या फिर किस तरह के फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स, फ्रोजन फिक्सेटिव्स, H&E फिक्सेटिव्स, साइटोकेमिकल फिक्सेटिव्स। एंजाइम्स को प्रिजर्व करने के लिए जो है किसका कौन से फिक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं या फिर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम्स को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। कौन? हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स। हम लोग देख लेते हैं हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स और केमिकल्स। यानी कि हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स जो होते हैं वो एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं। लाइक कौन कौन से होते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ग्लूटरेल्डिहाइड हो गया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो गया, एल्कोहल हो गया, एंड जो हमारा पिक्रिक एसिड होता है वो भी यूज किया जाता है। यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल टिश्यू, जो कि टिश्यू के बायोलॉजिकल जो हमारा बायोलॉजिकल टिश्यू होता है उसको प्रिजर्व करने का काम करते हैं हिस्टोकेमिकल्स फिक्सेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स कौन कौन से होते हैं, दो चार का नाम बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर से जो हमारा एचआर रहता है वो पूछ लेता है कि जो हमारे हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स होते हैं उनमें से किसी एक दो का नाम बताइए। तो आप याद रखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटरेल्डिहाइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, एल्कोहल और हमारा पिक्रिक एसिड। इनमें से दो तीन का नाम आप जो है याद करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट नीचे दिया गया है अ फ्रोजन बायोप्सी इज अ रैपिड पैथोलॉजी टेस्ट डन ड्यूरिंग सर्जरी। हाँ, यहाँ पे दिया गया है फ्रोजन बायोप्सी। फ्रोजन बायोप्सी जो है एक प्रकार का टेस्ट होता है जो कि सर्जरी के दौरान जो है तुरंत रैपिडली तुरंत किया जाता है। यानी कि रियल टाइम डिसीजन लिया जाता है। जैसे ही सर्जरी होता है उसको तुरंत जो है एक क्रायोस्टेट मशीन आती है, क्रायोस्टेट मशीन के द्वारा जो है उसके सेक्शंस लिए जाते हैं फ्रीज करके, ठीक है। तो उस समय उसको तुरंत ही एच स्टेन करके जो है देखा जाता है कि उसमें किसी प्रकार का कैंसर तो नहीं है या फिर कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर उसमें कैंसर शो होता है या फिर इन्फेक्शन शो होता है तो आगे की सर्जरी का प्रोसेस बढ़ाया जाता है। Part 3 link in description.